हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मैं सत्यनारायण, फैकल्टी फिजिक्स। मैं आईआईटी जेईई एडवांस एंड एडवांस और नीट दोनों के लिए पढ़ाता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है एनआईटी इलाहाबाद से। ठीक है, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर इसको मैं तोड़ के देखता हूँ, ठीक है ना, तो ये दो वर्ड्स से बना हुआ है। क्या क्या? देखो, इसमें एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रो, और दूसरा जो टर्म आ रहा है वो क्या है? स्टैटिक्स। ठीक है ना। एक टर्म इसमें इलेक्ट्रो आ रहा है और दूसरा टर्म जो आ रहा है स्टैटिक्स आ रहा है। अब देखो, जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो का जो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है वो क्या होता है? चार्ज। ठीक है। अब इसमें दूसरा जो पार्ट है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का जो मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो चार्ज कैसा चार्ज? चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना। चार्ज कैसा? चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग क्या है डिफाइन कर सकते हैं? इट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके। तो हमें क्या करना है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? चार्ज के बारे में पढ़ना, और कैसे चार्ज के बारे में पढ़ना है, जो चार्ज रेस्ट पे उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। चार्ज एट रेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ओके। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो कंप्लीट स्टडी ऑफ चार्ज है। मतलब पूरा जो चार्ज, मतलब चार्ज के बारे में, जो चार्ज के जो भी बिहेवियर होता है, चार्ज का मतलब जो भी चार्ज अगर रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों की जो स्टडी है ना, चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इन मोशन, सबका जो कंबाइंड जो रिजल्ट है ना, मतलब कंबाइंड जो फेनोमेना है, जो भी इफेक्ट होते हैं, उन सबको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना। तो ये क्या वैसे बोल सकते हैं कि कंप्लीट स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो ये सिंपली वैसे बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसलिए स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। या बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेस्ट। ठीक है ना। ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब देखो क्या है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ही चीज़ें किसकी वजह से बनती हैं? चार्ज की वजह से बनती हैं। ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही किसकी वजह से बनते हैं? चार्ज की वजह से बनते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है, ठीक है ना, तो सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है। और जब चार्ज मूव करता है विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है ना, तब वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही बनाता है। ठीक है। बट हमें पढ़ना है अभी, हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट पे, और रेस्ट पे जो चार्ज है ना वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मतलब इस चैप्टर में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। ये क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी है दो पार्ट में डिवाइडेड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। नाम से ही समझ आ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है। एक इलेक्ट्रिसिटी को, एक तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा जो पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है ना। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। अब मतलब इसलिए इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब मोशन। मतलब जब चार्ज मूव करता है, तो अगर मैं करंट के बारे में बात करूँ, इलेक्ट्रिक करंट, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो उसका कितना रेट आ रहा है एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, एक पार्टिकुलर वायर से चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, तो उस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट बोलते हैं। ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग करंट के मतलब चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या बनाता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो क्या बनाता है, तब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बट चार्ज जब मूव करता है, मूव करने का मतलब चार्ज जब मूव करा तो इसका मतलब करंट आ गया, ठीक है ना। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला अगर चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चार्ज जब मूव करता है क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो जब चार्ज मूव करेगा, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला अभी, चार्ज जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब चार्ज के मूव करने से करंट भी आता है, चार्ज के मूव करने से तो करंट भी आता है, ठीक है ना, करंट भी आता है, समझ पाना, चार्ज जब मूव करेगा तो मुझे पता है करंट मिलेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब जब करंट होगा तभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा चैप्टर मतलब चैप्टर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मतलब मुझे पता है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे उसको हम लोग किसमें डालते हैं, मैग्नेटिज्म में डालते हैं, मैग्नेटिज्म में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये कंबाइंड मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, ये तो बेसिक बेसिक जानकारी होगी, बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। तो मैं अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेनली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, और ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कूलॉम्स लॉ मतलब लॉ जो होता है उसको डिफाइन करेंगे, और जो फार्मूला होता है कूलॉम्स लॉ से जो फार्मूला बनता है उस फार्मूले को के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कूलॉम्स लॉ का ही एक दूसरा रूप होता है, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड देन ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो हम लोगों ने अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा तो हम लोगों ने दो तरह के मॉलिक्यूल पढ़े होंगे, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का ही रोल होता है, तो वो हम लोग जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट, हम लोग मूव करेंगे गॉस लॉ को स्टडी करेंगे एंड उसके एप्लीकेशन पे स्टडी करेंगे। एंड देन लास्ट वन होगा हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और हमारा इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्योंकि मुझे पता है, हमने थोड़ी देर पहले बोला कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैं बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इस पूरे में मुझे किसके बारे में पढ़ना है, मुझे चार्ज के बारे में पढ़ना है। और इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस बारे में पढ़ेंगे, चार्ज जो रेस्ट पे होगा, मतलब जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसको अपने चारों तरफ क्या इन्फ्लुएंस उसका रहेगा, ठीक है ना। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हम लोग एक नया टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग एक हम लोग स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वेक्टर क्वांटिटी जो है ना वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों ही चार्ज के बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लें चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो हम लोग मूव करते हैं और पढ़ते हैं चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। चार्ज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज क्या है, देखो चार्ज, तो देखो चार्ज क्या है, चार्ज is an intrinsic property of a matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect। मतलब क्या है, ठीक है, मतलब चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी ऐसे मटेरियल, मान लो ये मटेरियल है, ठीक है ना, तो इस मटेरियल के पास मास है, मुझे पता है इसके पास क्या है, मास, हम लोग जानते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका तो उसके पास मास है।
तो मास उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं मास मतलब बाहर से आएगा, बॉडी के अंदर ही मास है, ठीक है ना, मतलब जिस ऑब्जेक्ट हो वही पे मास है, ठीक है। तो जिस तरह से किसी बॉडी के पास मास होता है उसी तरह से उस बॉडी के पास क्या होता है, चार्ज होता है। इंट्रिंसिक मतलब कोई ये बाहर से नहीं है, ये अंदर ही बॉडी के अंदर ही है, ठीक है ना, मतलब ये मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, जैसे खुद का मास होता है वैसे खुद का चार्ज भी होता है, ठीक है ना। हर बॉडी का हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल या मैटर, ठीक है ना, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब चार्ज बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उनको फील भी करता है। मतलब अगर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें अगर चार्ज को रख देते हैं तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज समझ आ रहा है, चार्ज क्या है, ठीक है। तो चार्ज जैसे मतलब मास होता है बॉडी का, उसी तरह से बॉडी के पास चार्ज होता है। अब चार्ज किसकी वजह से आता है, हम लोग जानते हैं चार्ज मतलब हम लोग एटम्स के बारे में जानते हैं। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में थोड़ा तो आइडिया होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे मान लो ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। ओवरऑल कोई भी एटम ऐसे पहले न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं और दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों पे चार्ज बराबर होता है, बस साइन अलग होता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। ओवरऑल हमारा पहले से एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इवन कोई भी मटेरियल पहले से न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज का ही चीज़ हमें समझ पा रहे हैं, चार्ज क्या है, ठीक है। अब चार्ज की बेसिक चीज़ें हम लोग चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में देख लेते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखो ये चीज़ें हम लोग जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जानते हैं, कोई चीज़ें नई नहीं है। हम लोगों ने 7th 9th 10th क्लास में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो चार्ज कैसी है, चार्ज को जो हम लोग नापते हैं, ठीक है ना, चार्ज का जो मेजरमेंट करते हैं, तो चार्ज की कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर। अब हम लोगों ने दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी होंगी, कौन कौन सी क्वांटिटी, एक तो जब हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो हम लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह की मतलब क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है ना, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता, ठीक है ना। बट वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो रहती है जिसमें डायरेक्शन भी रहती है और मैग्नीट्यूड भी रहता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे अगर मास को मेजर करना, तो मास को जब मेजर करेंगे तो मास का मेजरमेंट में, ठीक है ना, जैसे मान लो 10 किलोग्राम आ गया, ठीक है ना। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है न्यूमेरिकल पार्ट आता है जैसे 10, और दूसरा होता है इसमें यूनिट, ठीक है ना। यूनिट मतलब किस यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब किलोग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो 10 किलोग्राम, तो अब 10 किलो मास कैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें 10 किलोग्राम के आगे और मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल की बात वेलोसिटी है, तो जब भी वेलोसिटी की बात करते तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, बट उसके साथ साथ मुझे ये बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल या बॉडी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना डायरेक्शन के मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, बिना डायरेक्शन के मोशन को हम लोग कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाते, उसी तरह से, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। बट चार्ज कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, स्केलर। तो चार्ज पहला तो ये समझ पा रहे हैं, चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि अगर मैं दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आता हूँ तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव तभी रिपल्सन होता है। बट अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में तो कोई चार्ज, नेट चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब कोई रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। बट अगर मैं एक पॉजिटिव नेगेटिव लेके आता तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन हो जाता है, समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट चीज है, मतलब अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्शन होता है। लाइक का मतलब एक जैसे, लाइक का मतलब एक जैसे, मतलब नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव अगर रहें तो अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे देखो डायग्राम, तो ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो डायग्राम जो पहला ये रिपल्सन हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव में, दूसरे में ये रिपल्सन हो रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव में, और यहाँ पे कोई चार्ज न्यूट्रल, मतलब कुछ भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है, ठीक है ना। एंड लास्ट में क्या है,
अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब क्या है ना, यहाँ पे दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब लाइक चार्ज जो चार्जेस रिपेल करता है और लाइक चार्ज जो अट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी हम लोग वैसे ही जानते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ज का जब हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, चार्ज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, चार्ज का जो मेजरमेंट है हम लोग कैसे करते हैं, चार्ज का अगर मेजरमेंट की बात करें, ठीक है, तो ठीक है, तो अगर मैं चार्ज के मेजरमेंट की बात करूँ, ठीक है, देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर बात है चार्ज की, देखो एक तो ऐसा यूनिट होता है और एक, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग मास नापते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में भी नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं। ऐसे ही अगर डिस्टेंस नापते हैं तो मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में। डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी बड़ी है। ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है तो मीटर में नाप लेंगे, छोटी डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे चार्ज के लिए भी हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हैं यहाँ पे कूलाम। ठीक है, चार्ज के मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐसा यूनिट अगर बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहती है, ऐसा यूनिट, ठीक है ना, वो क्या रहती है, कूलाम। ठीक है ना, CO, ठीक है ना, ये तो ये, और इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ, सीजीएस सिस्टम में यूनिट की बात करूँ, सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट की बात करूँ तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो इसको लिखते हैं क्या, ESU, ESU। ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट रहती है, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में वो क्या रहती है, ESU। ठीक है, ESU। ठीक है ना, अगर मैं सीजीएस सिस्टम और SI यूनिट जो होता है ना, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं मतलब रिलेट करूँ आपस में, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, वो 1 कूलाम जो होता है ना, 1 कूलाम, ठीक है ना, 1 कूलाम इक्वल टू होता है, ठीक है ना, 1 ये 3 इंटू 10 पावर 9 ESU। ठीक है ना, 3 इंटू 10 पावर 9 ESU। ठीक है, 3 इंटू 10 पावर 9 ESU। ठीक है, 3 इंटू 10 पावर 9 ESU। ठीक है, तो ये 1 कूलाम ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। 1 कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10 पावर 9 ESU यहाँ से। बट जहाँ तक देखो ESU मतलब मैंने बता दिया सीजी सिस्टम में, बट हम लोग जब इस चैप्टर को मूव मतलब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो कभी भी ये सीजी सिस्टम वाली यूनिट यूज नहीं होती, ESU हम लोग कभी यूज नहीं करते, जहाँ टाइम हम लोग कूलाम ही यूज करते हैं। ठीक है ना, कूलाम। बट देखो कूलाम जो है ना, मतलब एक कूलाम 1 कूलाम चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 1 कूलाम चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हमें देखने को मिलेगा कि कई जगह हम लोग माइक्रो कूलाम, मिनी कूलाम मिलेगा। ठीक है, कूलाम चार्ज बहुत कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ठीक है, और इस चीज़ को मैं जो 1 कूलाम चार्ज और 1 कूलाम चार्ज में जो फोर्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक, तो जनरली चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, वो मतलब किसी बॉडी पे चार्ज माइक्रो कूलाम, मिनी कूलाम, नैनो कूलाम ऐसे रहता है। ठीक है ना, चल तो इस चीज़ को हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो यूनिट समझ पा रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट हमें समझ आ रही है। ठीक है, तो यूनिट हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट का जो मेजरमेंट है वो हम लोग समझ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने देख लिया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और ठीक है, मतलब कूलाम और सीजीएस सिस्टम में ESU। ठीक है, चलो अब देखो अगर मैं बात करूं कि चार्ज जो है ना, चार्ज जो हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना, चार्ज को जो हम लोग मेजर करते हैं तो सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर मान लो किसी बॉडी पे चार्ज है, उसको कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, तो फाइनल जब हम लोग देखेंगे तो फाइनली मुझे कम से कम कितना छोटा चार्ज मिल सकता है, उसके बारे में बात करें। कम से कम कितना छोटा चार्ज मिल सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कितना छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, सही है। तो देखो, तो स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन को काट तो इलेक्ट्रॉन टुकड़े में टूट जाए, ऐसा तो हुआ ही नहीं अभी तक, तो कर नहीं पाए हम लोग। ठीक है ना, मतलब कम से कम जो चार्ज हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, फंडामेंटल चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, ये फंडामेंटल यूनिट हो जाती है चार्ज की। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो हम लोग इसको -e से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। एंड अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज होता है, प्लस, ठीक है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, समझ पा रहा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज जो है ना प्लस ही होता है, प्लस ही मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ही, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि अभी जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। अगर मैं जिसको जस्ट ई से रिप्रेजेंट कर दूँ, मतलब मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली मतलब अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट अभी रिसेंटली कुछ इस तरह के चार्ज भी डिस्कवर करे गए, E/3, ठीक है ना, 2 ± 2E/3, ठीक है ना, इस तरह से ये चार्ज भी, ऐसे चार्ज मतलब ये E/5 ± E/5, इस तरह के चार्ज भी डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये E/3, ठीक है ना, E/5 ± E/5 ± 2E/5 3E/5, इस तरह के चार्ज भी डिस्कवर करे गए। मतलब ये क्या है, मतलब ये जो है ना, इनको बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, QUAR, क्वार्क्स, ठीक है ना, क्वार्क्स। बट क्या है ना कि जो क्वार्क्स है ना, वो उनका जो टाइम होता है, मतलब ये आइसोलेटेड ही, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जब भी ये मतलब एग्जिस्ट करते हैं तो इनके साथ और चार्ज हमेशा रहता है, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंटली मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक क्वार्क मिल जाए हमें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग देख सकते, बट हमें एक क्वार्क नहीं मिलेगा। जब एक मतलब क्वार्क अकेला कभी नहीं मिलेगा, उसके साथ में दूसरा क्वार्क और होगा, जैसे अगर प्लस चार्ज तो माइनस चार्ज, उसके साथ में कुछ और चार्ज जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इनकी जो क्वार्क की लाइफ होती है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बहुत लाइफ ड्यूरेशन इनका बहुत कम होता है, ठीक है ना। मतलब कभी कोई जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्वार्क अगर बने तो वेरी स्मॉल टाइम के लिए बनते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स जो है ना, कभी अकेले आइसोलेटेड क्वार्क्स कभी मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली अगर बात करें, इंडिपेंडेंटली अगर चार्ज हमें देखना है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें क्वार्क से कोई मतलब नहीं है, हमारा सिलेबस में इससे रिलेटेड कोई स्टडी भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना, वही सबसे छोटा चार्ज होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना, सही है ना। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ आया फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या, चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है ना। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। अब चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब क्या है, चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है, ठीक है। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जैसे कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो हमेशा एक छोटा एक फिक्स नंबर होता है, मतलब एक फिक्स एक जैसे मान लो एक छोटा सा अमाउंट मान लो, एक फिक्स अमाउंट मान लो, ठीक है ना। अगर मैं बड़ा क्वांटिटी अगर ढूंढूंगा तो मतलब हमेशा एक छोटा सा जो अमाउंट होता है, सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो होता है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है ना, बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। मत थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे मान लो किसी बॉडी पर अगर चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है ना, किसी बॉडी पर अगर चार्ज के बारे में बात करें, मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है ना। अब मेरे से बोला जाए कि इस पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो मैं इस पर अगर चार्ज का मेजरमेंट करूँगा तो चार्ज इस पर मतलब ऐसा हो सकता है कि 10E हो सकता है, ठीक है ना, 20E हो सकता है, ठीक है ना, 15E हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है ना, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि आप 1.5E चार्ज हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 1.5E का मतलब क्या है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग तोड़ तो सकते ही नहीं, ठीक है ना। मतलब ये चार्ज जो है ना 0.5E मिनिमम जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, कम से फंडामेंटल यूनिट चार्ज कितना है, E 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। मतलब इससे ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो वो हमेशा ही चार्ज मिलेगा, वो जीरो फंडामेंटल जो यूनिट होती है उसका इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं होगा मतलब वो फ्रैक्शन में मिल जाए, ठीक है ना। मतलब जो चार्ज ई के अगर ये मतलब हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा चार्ज किसी बॉडी में जो हो सकता है वो क्या लिखा है मैंने, Q = +-NE, और n यहाँ पे क्या है, इंटीजर। अब E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो अगर उससे ज़्यादा अगर किसी बॉडी पे अगर चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आइडिया देता हूँ एक और क्वांटिटी का, जैसे हमने लाइट के बारे में पढ़ा होगा कभी, लाइट।
जब मैं लाइट की एनर्जी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लाइट का एनर्जी का जब मेजरमेंट करते हैं हम लोग बोलते हैं लाइट की जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है ना, पैकेट के फॉर्म में। तो एक पार्टिकुलर एक पैकेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटोन। एक पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। तो लाइट की जो एनर्जी है अलग अलग ऐसे टुकड़, मतलब एक एक पैकेट ऐसे बोलते हैं, एक छोटा पैकेट पे एक दूसरा और पैकेट, एक और पैकेट, एक और पैकेट। तो लाइट की जो एनर्जी अलग अलग पैकेट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, वो एक पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। तो अगर मैं बड़ी मतलब लाइट को, मतलब एक मान लो कि एक बक्से में लाइट को मैंने स्टोर कर लिया सपोज ऐसे। अब लाइट की एनर्जी को मैंने एक बक्से में स्टोर कर लिया। अब मैं अगर मतलब मतलब मुझसे बोला जाए कि उसमें से मतलब लाइट का कुछ अमाउंट निकालो, मतलब 2 जूल एनर्जी निकालो लाइट की, ठीक है ना। तो जब मैं 2 जूल एनर्जी लाइट की निकालूंगा बक्से से, ठीक है, तो इसका मतलब जब ये 2 जूल एनर्जी निकालोगे तो ये एक छोटा मैं हम लोग क्या करेंगे, पैकेट के फॉर्म में उठाएंगे। एक मतलब एक फोटोन मतलब उठा लिया मैंने, फिर दूसरा फोटोन उठा लिया, फिर तीसरा फोटोन उठा लिया। मतलब ऐसा समझो कि जो 2 जूल एनर्जी की बात करते हैं, 2 जूल एनर्जी आएगी वो इस छोटे जो पैकेट आएंगे ना, इनके इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। हो सकता है कि 2 जूल जो है ना 1000 पैकेट के बराबर हो, 2000 पैकेट के बराबर हो, ठीक है, 3000 पैकेट के बराबर हो, वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक छोटा जो पैकेट है ना, ऐसे ही बहुत सारे पैकेट होंगे, तो एक छोटे पैकेट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई सर्टेन नंबर, ठीक है ना, बाई सर्टेन इंटीजर, तो हमें 2 जूल के बराबर एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही मैं अगर बात कर रहा हूँ चार्ज के बारे में, कि अगर किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा हमेशा चार्ज जो है ना क्वांटाइज्ड होगा, क्वांटाइज्ड, ठीक है। एक सिंपल अपने डेली लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग मार्केट में जाते हैं, मान लो मुझे केले खरीदने हैं, ठीक है ना, केले खरीदने हैं। तो ऐसा हम लोग केले जब खरीदने जाएंगे तो केले या तो एक केला लोगे या 2 केला लोगे या 3 केला लोगे। ऐसा नहीं कि मतलब हम मार्केट में गए, मेरे से मैंने बोला कि आधा केला दे दो या 1.5 केला दे दो, तो 1.5 केला तो हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है ना। हम लोग जब केला खरीदेंगे तो केले या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। मतलब हमेशा जो है ना एक केला एक तरह से एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट हो गया, मिनिमम अमाउंट हो गया, और उससे अगर हायर जा रहा है तो हमेशा उस सर्टेन मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएंगे, ठीक है ना। मतलब 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो मतलब जब भी किसी बॉडी पे अगर चार्ज आएगा तो चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, क्वांटाइज रहेगा, ठीक है ना। क्वांटाइज मतलब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन मतलब एक फिक्स अमाउंट है मिनिमम अमाउंट, और उस हायर अमाउंट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट सर्टेन मिनिमम अमाउंट, ठीक है ना। तो मिनिमम जो अमाउंट है यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हायर जो चार्ज मिलेगा वो उस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल में ही पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे n क्या मैंने n क्या है यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। तो चार्ज हमेशा किसी बॉडी पे पाया जाएगा तो क्वांटाइज मतलब चार्ज हमेशा कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं चार्ज पे, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे एक छोटा सा एग्जांपल। हमसे बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई बॉडी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस बॉडी को इतना चार्ज दे दूं, कितना 8 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या मैं इतना चार्ज दे सकता हूं। तो देखते हैं क्या इतना चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है, 8 × 10⁻19 कूलम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड रहता है। मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज पाया जाएगा तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही पाया जाएगा। मतलब मिनिमम अमाउंट कितना होता है ई, ठीक है ना। और उसके बाद हमें एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर एन यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हायर अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब मुझे पता है कि मैंने बोला कि ये जो चार्ज है इसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू इक्वल टू हमारे पास कितना, ये जो इसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो चार्ज आ रहा है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 10 पावर, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया मैंने, -19 कूलम, ठीक है ना। अब इक्वल टू मान लेते हैं हमने, कोई मान लो इंटीजर n है और ई का चार्ज, ई का, ठीक है ना, n × e। अब यहाँ पे जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बस। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं, n × e, मतलब कितना 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पे देखो ये 8 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर n के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो ये 10⁻⁻19 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं n के लिए सॉल्व करूँ तो ये 8/1.6, ठीक है, 8/1.6। यहाँ से थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या 5, ठीक है ना। अब देखो 5 तो इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्या है यहाँ पे इंटीजर है। इसका मतलब ये चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है, ठीक है ना। इतना चार्ज हम लोग दे सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना, इतना चार्ज दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, ठीक है। मान लो मेरे से बोला गया क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, Q इक्वल टू मैंने बोला कि ये कितना 24
इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी 2.4, 224 ना, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो क्या इतना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे? 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देख लेते हैं। तो Q इक्वल टू 2.4, तो भाई फिर से हमें यही तरीका लगाना है। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, मैंने Q इक्वल टू इसको लिख दिया, दिस इज इक्वल टू N इंटू ई मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है, सही है। अगर मैं यहाँ पे N के लिए सॉल्व करूँगा तो N की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 2.4 अपॉन 1.6, ठीक है ना। 2.4 अपॉन 1.6 ये कितना आ रहा है, ये देखो 3/2 आ रहा है, 3/2, ठीक है ना। इसका मतलब कितना आ रहा है 1.5। अब मैंने बोला n तो इंटीजर होता है, इसका मतलब ये 1.5 इंटीजर है नहीं, ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब किसी बॉडी पे इतना चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मतलब 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम किसी बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता, समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग की, जो हमने जो अभी यहाँ पे जो चार्ज है Q 2.4 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 टाइम्स ऑफ ई। अब मुझे पता है 1.5 टाइम्स, 1.5 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इंटीजर नहीं है, इसका मतलब इस तरह का चार्ज हम लोग बॉडी को नहीं दे सकते, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब और क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो एग्जाम्पल है उससे क्लियर हो गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज किसी बॉडी पे जब चार्ज देते हैं तो चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना। अब अगर मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है, एक सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडी हैं, ठीक है, तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब उसका उसके चारों तरफ की चीज़ों से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, अकेला अकेला है, ठीक है ना, आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इन द सिस्टम डज नॉट चेंज द टाइम, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका देखो मतलब क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया सपोज, ठीक है ना, ये बॉक्स है, ठीक है। अब सपोज ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है ना। अब इस बॉक्स में मान लो मैंने क्या करा, कुछ चार्ज ऐसे चार्ज रख दिए, कुछ चार्ज जैसे ये कुछ चार्ज है, ठीक है, ऐसे चार्ज रख दिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -3 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। अब अगर मैं पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालूँ तो पूरे एल्जेब्रिक सम का मतलब टोटल चार्ज चाहे प्लस माइनस को देखते हो, मतलब प्लस को माइनस दोनों को इंक्लूड करके हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो टोटल चार्ज देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 -3 + 6, ठीक है ना, 2 -3 + 6 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 -3 5, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 5, ठीक है। तो 5 कूलम आ रहा है, इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो चार्ज कितना है 5 कूलम है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। पूरे सिस्टम का जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। अब ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब इसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं इससे कोई भी इसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, टोटल जो चार्ज होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। अब मैंने क्या किया, मान लो ये जो बॉक्स है ना इसको मैंने हिलाया, ठीक है ना, ऐसे बॉक्स को बहुत तेज़ी से हिलाया, या मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने क्या करा, इन जो अंदर जो बॉडीज़ हैं उनको आपस में टच किया, ठीक है ना, उसको आपस में टच किया, ठीक है ना। टच करने के बाद उनको अलग कर दिया। तो क्या हुआ, जब ये बॉडी आपस में टच करे तो इनका आपस में कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज गया, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ। मान लो इन बॉडी को नाम दे देते, ये बॉडी हमारी 1 है, ये बॉडी 2 है, और ये बॉडी 3 है, ठीक है, 3 बॉडी है। अब मैंने देखा कि जब इनको आपस में मतलब टच किया या वो बॉक्स को मैंने हिलाया जिससे चार्जेस का कुछ ट्रांसफर हुआ एक दूसरे पे, बाद में जब मैं चार्ज मेजर करूंगा, जिसके बाद में अगर चार्ज मेजर करूंगा तो इसके बाद जो चार्ज आएगा इन बॉडीज पे, तो बाद में देखो चार्ज कितना कितना आएगा उसके बारे में अगर बात करें, ठीक है। तो बाद में देखो चार्ज कितना आएगा, ठीक है। तो देखो जी ये बॉडी हमारी 1 हो गई, मैंने बॉडी 1, ये बॉडी 2 एंड बॉडी 3, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास मान लो कि जो 1 बॉडी है कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, मान लो इस पर जो चार्ज बचा है, मतलब इस पर चार्ज हो गया सपोज 3 कूलम, कितना चार्ज हो गया 3 कूलम, ठीक है ना। इस पर जो चार्ज हो गया, मान लो इस बॉडी पे चार्ज हो गया माइनस का 1 कूलम, ठीक है ना, माइनस का 1 कूलम। अब मैंने पूछा है कि बताओ तीन जो तीसरी बॉडी है जो है ना उस पर चार्ज कितना आएगा, तो मैंने इसको क्यू मान लिया।
अभी मैंने क्या बोला, चार्ज हमें कंजर्व रहेगा फॉर एन आइसोलेटेड। अगर बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो इस सिस्टम का जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व होने का मतलब उसमें टोटल जो चार्ज है, अलजेब्रिक समझो, टोटल जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। अगर टोटल चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला, इसका मतलब पहले चार्ज कितना, अलजेब्रिक सम कितना आ रहा था हमारा, 5 कूलम आ रहा था। इसका मतलब जो जब आपस में बॉडी टच किए तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज गया, लेकिन टोटल जो सम आएगा वो अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। पहले चार्ज कितना था, 5 कूलम था, अभी भी उतना चार्ज रहना चाहिए। अगर मैं तीनों चार्ज को ऐड करूंगा, इसका मतलब अभी 3 कूलम प्लस -1 कूलम, ठीक है ना, एन प्लस क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद हम लोग देखें तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 3 कूलम। समझ पा रहे हैं ना, इसका मतलब इस बॉडी में चार्ज कितना, 3 कूलम। अब ऐड कर लो, 3 + 3 - 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 3 + 3 6 - 1 5, ठीक है ना। इसका मतलब टोटल चार्ज सिस्टम का अभी भी वही है जो पहले था, तो चार्ज कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एन आइसोट्रोपिक सिस्टम टोटल जो चार्ज होता है वो चेंज नहीं होता है, जितना पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहता है। समझ पाया ना, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज कैसा है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना। फॉर एन आइसोट्रोपिक सिस्टम टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैं पहले ही बता चुका हूँ, चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, दोनों चीज़ें बनाता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी तो जस्ट मतलब याद करने का है कि चार्ज अगर रेस्ट होता है ओनली इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मूव करता है तो इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो तो ये चीज़ समझ आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अब इसका देखो मतलब क्या, चार्ज जो है ना रिलेटिव इनवेरिएंट होता है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है ना कहीं देखा होगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, थोड़ा कहीं ना कहीं तो हिंट मिला ही होगा, कहीं किसी टीचर ने बताया, तुम्हारे टीचर ने बताया हो, कहीं ना कहीं तो तुमको इसका आइडिया मिला होगा। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है, अगर कोई बॉडी है जिसके पास मास है, कोई बॉडी जिसके पास मास है, ठीक है ना, तो इस बॉडी का मास, अगर बॉडी रेस्ट पे है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, किसी फ्रेम में बॉडी कैसी रेस्ट पे है, और इसका मास कितना है, m0, ठीक है ना। m0 क्या है, इसका मास, ठीक है। तो m0 को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट मास बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्ट मास, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट मास बोल देते हैं, रेस्ट मास, ठीक है। अब ये जो बॉडी अगर किसी स्पीड से मूव कर रही है, मतलब ये अभी तो ये रेस्ट पे थी पहले, अब ये मूव करना शुरू कर दी, जब ये मूव करना शुरू कर दी सर्टेन वेलोसिटी, सर्टेन स्पीड v, तब इसका जो मास है वो उतना नहीं रहता जितना पहले था, मास में चेंज आ जाता है। अब मैं अगर मास का मेजरमेंट करूंगा, ठीक है ना, किसी फ्रेम में ये मूव कर रही है, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका मास अब m आ रहा है, तो m की जो वैल्यू होती है हम लोग, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो m की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहती है, m = m0 √ 1 - v²/c²। और यहाँ पे जो v है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और c हम लोग जानते हैं, c क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है। समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो बी और सी बराबर हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, इसका मतलब एम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड जो लाइट की स्पीड है उतनी स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब इतना स्पीड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना। बट अगर मान लो बी की जो वैल्यू है ना, जो वी है ना, वी की वैल्यू सपोज बी की वैल्यू को मैं कितना ले लूँ, बी की जो वैल्यू मैंने ले लिया, मान लो मतलब ये c/2 भी ले लो, सपोज c/2, तो बी की वैल्यू को c/2 ले लूंगा, तब भी यहाँ पे जो m है ना तो m0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। c/2 लो तो m की वैल्यू जो m0 से बड़ा है, क्योंकि ये 1 माइनस समथिंग हो रहा था, ये ओवरऑल ये 1 से कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर और पार्ट। इसका मतलब अगर मैं पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा वो 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये m की वैल्यू m0 से बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि जो मास की जो वैल्यू, किसी बॉडी का जो मास है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर वो मूव करेगा तो इसका जो मास है वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जब वो रेस्ट पे था। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे हैं, चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब ये अगर कोई बॉडी है जिसके पास पहले से चार्ज वाला 2 कूलम चार्ज है सपोज, अब ये चाहे मतलब ये मान लो कि ये 1000 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड से, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है ये, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2000 किलोमीटर पर सेकेंड, किससे भी मूव करे, इसका मास चेंज हो जाएगा बट इसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज हमेशा कितना रहेगा, 2 कूलम भी रहेगा, ठीक है ना। चार्ज कितना रहेगा, हमेशा
2 कूलाम ही रहेगा, ठीक है ना। तो यही होता है क्या, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज है वो चार्ज उस बॉडी की वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। वो हमेशा कह रहा है जितना पहले चार्ज था उतना ही हमेशा रहेगा, ठीक है ना, स्पीड के इरेस्पेक्टिव, इधर स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्पीड से किसे फर्क पड़ेगा, बॉडी का मास पे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चार्ज होता है रिलेटिविस्टिकली कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता, बदलता नहीं है, इनवेरिएंट होता है, मतलब स्पीड से थोड़ी रिलेटिविटी अगर लगा हुआ तो मतलब उसमें चार्ज में कोई फर्क, मास में फर्क पड़ेगा बट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग चार्ज जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इन सब के बारे में पढ़ लिया, तो फिर से बता देता हूँ हम लोग चार्ज क्या क्या पढ़े चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है ये सब पढ़ा था हम लोग। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, जो लाइक चार्ज होता है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब सबसे कम जो चार्ज हम लोग मेजर कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बोला हमने चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज हमेशा एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड नंबर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और हायर जो चार्ज होता है हमेशा उस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन होगा। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया एंड देन हम लोगों ने चार्ज का कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अगर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल जो एल्जेब्रिक सम आएगा चार्ज का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब अगर उसके जो इंटरनल बॉडीज हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे जिससे चार्ज का ट्रांसफर होगा, बट टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज अगर मूव करता है मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनाता है, ठीक है। अब चार्ज जो है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज की जो वैल्यू है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब बॉडी कितनी भी स्पीड से चले उसका जो चार्ज है वो हमेशा जितना रेस्ट पे बॉडी थी उस टाइम पे जो चार्ज था उतना ही चार्ज हमेशा ही रहेगा। तो ये ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक तो समझे कि ये चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है ना, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा है कि हाँ ठीक है किसी बॉडी पे चार्ज है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, मतलब एक बॉडी पे चार्ज, मैंने बोला एक बॉडी चार्ज है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखो होता क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जैसे मान लो कोई भी एटम है, ठीक है ना, कोई भी एटम, उस एटम में अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में घूम रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है बट साइन अपोजिट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अगर मैं एक एटम की बात करूं जो ठीक है ना जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, मतलब आयोनाइज्ड नहीं है, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, इसका मतलब टोटल जो चार्ज है ना एटम का, टोटल चार्ज जो है ना क्या होता है, जीरो, मतलब ओवरऑल जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ओवरऑल एटम न्यूट्रल है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब मुझे पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर बॉडी की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी वो एटम से ही बना है। अगर सारे एटम न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब ओवरऑल बॉडी भी न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल अगर मैं बॉडी की बात करूँ, इस पूरी बॉडी की बात करूँ तो इस पूरी बॉडी पे जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, नेट चार्ज जीरो रहेगा। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एनी से रिप्रेजेंट, एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी पे चार्ज नहीं है, चार्ज है बट नेट चार्ज कितना, जीरो, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर रहेगा तो इसका मतलब बॉडी पे नेट चार्ज कितना रहेगा, जीरो, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो बॉडी पे नेट चार्ज कब आएगा, मतलब बॉडी चार्ज कब होगी, तो हम लोग कब बोलेंगे बॉडी चार्ज, ठीक है ना, तो बॉडी चार्ज कब होगी, तो हम लोग यहाँ से ही समझ पा रहे हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर ना हो, अब ऐसा कैसे होगा, मुझे पता है कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, प्रोटॉन को हम अलग नहीं निकाल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मतलब जो एटम होता है, एटम में जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, किसी तरह से उन इलेक्ट्रॉनों को मैं बाहर कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सेकेंड सेल जो है ना, अगर ये आउटर सेल है तो इस सेल से ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी तरह से इसको बाहर पुल कर सकते हैं, तो इसका मतलब बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड हो जाएगी, इसका तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर बराबर नहीं रहेंगे, इसका मतलब फिर बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो किसी बॉडी पे बोलो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये जो बॉडी है इससे इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए इससे, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे अलग कर दिए कुछ,
अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूंगा तो इलेक्ट्रॉन अगर निकालूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ से जैसे मान लो इसके अंदर सपोज 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन है, ठीक है ना, सपोज ओवरऑल ये न्यूट्रल है, मैंने क्या करा इधर से 25 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिया। अब क्या हुआ, तो अगर मैं 25 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दूंगा इसका अंदर 25 इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो बट प्रोटॉन तो अभी भी 50 प्रेजेंट है। इसका मतलब 25 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन के चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट बाकी एक्स्ट्रा जो 25 प्रोटॉन बचे, 25 प्रोटॉन्स, उनका चार्ज एक तरह से एक्स्ट्रा चार्ज हो गया और जिसकी वजह से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, इसका मतलब बॉडी पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करो मतलब अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है, अब ऐसा कैसे होगा, मान लो ये जो बॉडी है इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से बाहर से, इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए, ठीक है। तो जब बॉडी पे बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ जाते हैं, इसका मतलब इसका जो मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो इक्वेशन ये अनबैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब ये बॉडी पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ओवरऑल अगर बॉडी की बात करें तो ओवरऑल कैसा चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कब रहेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी पे अगर चार्ज है इसका मतलब क्या है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर बॉडी, मैंने बोला कि बॉडी पे चार्ज है जिसका मतलब क्या, वो तो समझ आ रहा है। अब बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, किस तरह से चार्ज करेंगे, बॉडी पे चार्ज कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है, मेथड, ठीक है, मतलब कैसे हम लोग बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वो चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, ये हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में महसूस भी किए होंगे। जो भी हम लोग मेथड आगे डिस्कस करने वाले सारे मेथड्स हमने प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब हम डेली लाइफ में इनको फील करते हैं, ठीक है ना कहीं इनसे डील करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो मतलब ये है, अगर एक बॉडी को दूसरी, जैसे मान लो हाथ है मेरे, ठीक है, ये डिफरेंट बॉडी है, ठीक है। मैं इनको ऐसे रब करता हूँ, रब किया मैंने, रब मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में रब किया ऐसे फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब मैं इनको एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करूँगा तो रब करने से क्या होगा, जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के रब करा जाता है तो होता क्या है, एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी अट्रैक्शन, ठीक है ना। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। मतलब ये है कुछ बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने मतलब अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा होती है, और कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनकी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर क्या होती है, कम होती है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने दो बॉडी ले ली, सपोज हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है। मैंने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे अगेंस्ट में रब किया। तो अब मान लो बी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा होल्ड, तेजी से होल्ड करेगा, ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली होल्ड करेगा। एंड ए की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो वो उसको मतलब थोड़ा सा लूजली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, ठीक है ना। अब दोनों को रब किया तो इससे होता क्या है कि जब मैं दोनों को रब करता हूँ तो किसी एक बॉडी से, मान लो ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन बी बॉडी के पास चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन बी बॉडी के पास चले गए, ठीक है ना। मान लो अगर यहाँ से बोलूँ कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गए, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ए से, इसका मतलब अगर ए में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले बराबर थे, अगर वहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, इसका मतलब उसके पास ए के पास 10 प्रोटॉन ज़्यादा हुए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास, ठीक है ना, प्लस का चार्ज आएगा, 10E चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे ना। अब जो बी है ना, बी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब इसके पास माइनस का 10E चार्ज हो जाएगा, समझ पा रहे ना, समझ पा रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका मतलब ये है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो व्हेन न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड विद अनदर न्यूट्रल बॉडी देन सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन
बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है ना, जो हम लोगों ने कहीं अब देखा होगा देखो हम लोगों ने देखा एक एग्जाम्पल कभी ना कभी देखा होगा, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं जब कंघी करते हैं, हम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कंघी करते हैं, ठीक है ना, कंघी, तो कंघी करने से क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं, ठीक है ना, हेयर, ठीक है ना, और कंघी, कंघी का प्लास्टिक की बनी हुई है और बाल, ठीक है ना, बाल का मटेरियल अलग है, कंघी का मटेरियल अलग है। तो होता है क्या, जब इनको ऐसे कंघी करते हैं तो इनके बीच में रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, रबिंग हो रही है। ठीक है, तो रबिंग होने से क्या होता है कि जो कंघी के मटेरियल या मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब दूसरी बॉडी में। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि हमारे जो कंघी है उसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद सपोज एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन का हमारे जो बाल है हेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया किसमें, कंघी में। अब कंघी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इसका मतलब कंघी के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, तो कंघी के पास जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैंने देखा होगा कंघी को जब हम लोग किसी पेज के पास लेके जाते हैं, पेज, तो पेज में अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन क्यों होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बट अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होने का मतलब ये है कि वो जो कंघी है ना उसके पास थोड़ा सा चार्ज आ गया। चार्ज किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है ना, एक तो एग्जांपल होता है। बाकी दूसरा जब और भी एग्जांपल रहते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, जब हम लोग कपड़े कई बार कपड़े उतारते हैं, ठीक है, कपड़े को हम लोग, ठीक है ना, उतारते हैं तो कपड़े, जैसे हम लोग शर्ट पहने हुए, जैसे मान लो ये शर्ट पहना हुआ, कई बार ऐसे हमने देखा कपड़े जब शर्ट उतारते हैं तो हमें थोड़ा सा चिर, मतलब चर की आवाज़ आती है, चर, ठीक है ना, ऐसी आवाज़ आती है, देखा होगा चर की आवाज़ आती है। वो किसकी, एक्चुअली में क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्रिक्शन का इफेक्ट अंदर जो बॉडी में जो है ना, जैसे हमारी शर्ट है और हमारी बॉडी, तो कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जब हम लोग अपनी शर्ट को उतारते हैं, तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से हल्का सा मुझे वेरी माइन्यूट, मतलब एक तरह नाइनिजल बोल सकते हैं, बहुत छोटे से अमाउंट में करंट हल्का सा मिलता है, जिससे हमें लाइटिंग जैसी थोड़ी सी लाइटिंग मिलती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम में बना रखा है, तो अगर एक कपड़ा है, ठीक है ना, फर, मतलब ये जो सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क का क्लॉथ, और एक ग्लास की रॉड, जब मैं दोनों को आपस में अक्सर रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड होती है ना, ग्लास रॉड, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सिल्क क्लॉथ। ठीक है ना, तो सिल्क वाला क्लॉथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, मतलब ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास चले जाते हैं, तो सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास के पास क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना, ये होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इसका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हम लोग बहुत ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना, बट होता है। ठीक है, ये भी एक तरीका जिससे हम लोग थोड़ा सा अमाउंट में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। ठीक है, एक मेथड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो मेथड है वो चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई टचिंग। नाम से ही समझ आ रहा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई टचिंग, मतलब एक बॉडी जो कि चार्ज है पहले से और एक बॉडी जो कि पहले न्यूट्रल है। ठीक है ना, पहली चीज देखो, इस मेथड से हम लोग कंडक्टर को ही ट्रांसफर चार्ज कर सकते हैं। तीन तरह के मटेरियल हम लोगों ने पढ़े होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और, ठीक है ना, इंसुलेटर को हम नॉन कंडक्टिव बोलते हैं, और सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, तो ये जो मेथड है ना, सेकेंड वाला मेथड, जो पहले वाला मेथड है, ये मेथड हम लोग कंडक्टर, ठीक है, सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कंडक्टर और न्यूट्रल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंडक्टर के लिए भी, ठीक है ना, और इंसुलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए नॉन कंडक्टर, ठीक है ना, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो कंडक्शन वाला, जो चार्जिंग बाई कंडक्शन या चार्जिंग बाई टचिंग, इससे सिर्फ हम लोग कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टिंग बॉडी को, नॉन कंडक्टिंग बॉडी को इससे चार्ज नहीं कर सकते वो। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, देखो होता क्या है कि जो हमारी न्यूट्रल, मतलब ये जो इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर जनरली जैसे प्लास्टिक हुआ, ये इंसुलेटर है, ठीक है ना, प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें चार्ज आसानी से लूज नहीं करता ये, और साथ ही साथ इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जैसे चार्ज जो आसानी से मूव कर सके। ठीक है ना, इस बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर आसानी से नहीं होता बॉडी के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर बॉडी के अंदर आसानी से नहीं होता तो इसका मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता, चार्ज का मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ऐसी बॉडी कैसी कहलाती है, न्यूट्रल बॉडी कहलाती, सॉरी इंसुलेटिंग बॉडी कहलाती है। ठीक है ना, तो इंसुलेटर को हम लोग इस मेथड से चार्ज नहीं कर सकते। अब मेथड होता क्या है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई टचिंग, मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बॉडी है जिसके पास पहले से चार्ज है, सपोज दिस इज द बॉडी विच ऑलरेडी है सम चार्ज, सपोज दिस इज इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, अब इसके पास हम लोग एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को लेके आए, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को। अब मुझे एक चीज पता है, देखो अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो सपोज पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, जस्ट एग्जांपल के तौर पॉजिटिव अगर मूव कर सकता है, एक्चुअली मूव नहीं करता, बट समझाने का तरीका है ये। ठीक है ना, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, मुझे पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपल्सन होता है। ठीक है, एक बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं अगर इसी बॉडी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मतलब इसका साइज बढ़ा, मतलब बॉडी वही है बट मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, किसी तरह से एक्सपांड कर देता हूँ, तो ये चार्ज है ना, ये चार्ज भी दूर दूर चले जाएंगे। इनकी कोशिश क्या रही है, इनके आपस में रिपल्सन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा इसको स्पेस मिलेगा दूर दूर जाने का, उतना दूर ये चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और जितना ज़्यादा इनको स्पेस मिलेगा दूर दूर जाने का, उतनी जल्दी से उतना ज़्यादा दूर ये जानेंगे, मतलब बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे बट बॉडी के रहेंगे अंदर ही, लेकिन बॉडी का जितना जगह जहाँ जहाँ तक स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा बॉडी, उस पूरे स्पेस में ये फैल जाएंगे, और जितना बड़ा स्पेस होगा उतना ही इनके लिए फायदा, क्योंकि उतना ही रिपल्सन का इफेक्ट कम आएगा, क्योंकि रिपल्सन, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ये सही है। अब देखो, मान लो एक जो बॉडी जिसके पास पहले से चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है सपोज, इसको हम लोग, ठीक है ना, एक दूसरी बॉडी कॉन्टैक्ट में लेके आए, चलिए इसको मैंने टच किया, इससे जब मैं टच करूंगा, जैसे इसको टच किया, तो अब क्या हुआ, देखो ये तो पहले न्यूट्रल है, ये बॉडी सेकंड जो बॉडी है ये तो न्यूट्रल है पहले से। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है ना, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो क्या करेगा, ये समझो पॉजिटिव चार्ज, मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज का तो मूवमेंट होता नहीं है, मूवमेंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्टर उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब उसकी तरफ जाएगा, इसका मतलब इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो सेकेंड बॉडी है ना, जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, उसके पास पहले तो नेट चार्ज जीरो था, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर था, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दूसरी पहले वाली बॉडी को दे दिया तो इसका मतलब अब इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा, इसका कुछ टाइम बाद अगर इनको अलग करते हैं, अलग करने से क्या होगा, एक के पास जैसे मान लीजिए वन बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी है, तो वन बॉडी पे भी कुछ चार्ज कम हो जाएगा पॉजिटिव, और सेकेंड बॉडी पे कुछ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, मतलब थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बाकी हम लोग और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब दो बॉडी को टच करेंगे, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से टच करता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो तो हाँ, चार्ज ट्रांसफर होगा, समझ पा रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, तो ये डिपेंड करता है बॉडीज का साइज क्या है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अगर जैसे मान लो एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अगर इसके बाद दोनों बॉडी का साइज बराबर है, ए और बी, ठीक है, इनको दोनों का आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दो, दोनों को टच करो, दोनों की बात मतलब एक ही होता है, दोनों केस में चार्ज का ट्रांसफर होता है, दोनों ही कंडक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो इसके पास 10 कूलम चार्ज है, एंड आफ्टर जब ने टच किया, तो टच करने के बाद आफ्टर जब देखो तो यहाँ पे इसके बाद 5 कूलम चार्ज बचेगा, और इसके बाद कितना 5 कूलम, मतलब चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में। अगर पहले क्यू चार्ज तो Q/2 चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर साइज डिफरेंट है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पोटेंशियल का, ठीक है ना। पोटेंशियल का मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये तो समझ पा रहे हैं, ये तो बात हो गई पॉजिटिव चार्ज, बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे दे सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखा है, ठीक है ना। मतलब एक पहले बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी है अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, दोनों को टच किए, टच करने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ट्रांसफर हो गया, तो अब फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, तो दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लेता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लिया, ठीक है ना, और इसको एक न्यूट्रल बॉडी से टच कराया, तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, दूसरे के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल दोनों ही चार्ज हो गए, ठीक है ना। क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई टचिंग वेरी इजी, मतलब बट इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब नेक्स्ट मेथड है वो चार्जिंग बाई इंडक्शन, या बिना टचिंग से, मतलब हम टच नहीं करना फिर भी बॉडी को हम लोग चार्ज कर दें, ठीक है ना। तो इसका देखो मतलब क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन से हम लोग बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, देखो सपोज देयर इज ए बॉडी जिसके पास ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी जिसके पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, समझ पा रहा है। अब होगा क्या कि मुझे पता है ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है, इसका मतलब देखो क्या होगा इसमें, अगर ये कंडक्टर है तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, ये क्या करेगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, इसका मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया। अब मुझे पता है कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर तो जा नहीं रहा है, दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, इसका मतलब दूसरे साइड में क्या होगा, प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
अब एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्रोटॉन, सपोज मैं इस बॉडी को बीच से कट कर देता हूँ तो क्या होगा, कट कर दिया, बॉडी कट कर दिया, इसका मतलब मुझे एक आधी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज मिल गया और आधी बॉडी में नेगेटिव चार्ज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इससे बॉडी का साइज तो कम हो गया, बॉडी का साइज तो कम हो गया ना, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जब एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो उस बॉडी की जो अपोजिट फेस होते हैं, आमने सामने, मतलब एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो पॉजिटिव के पास वाला जो फेस रहेगा वो नेगेटिव फेस बन जाएगा दूसरी बॉडी का, न्यूट्रल बॉडी का, और जो दूर वाला फेस होगा उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रोसेस को, मतलब ये जो एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको बोलते हैं क्या, एक टर्म यूज करते हैं क्या, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है ना, एक टर्म क्या यूज करते हैं, पोलराइजेशन। समझ पा रहे हैं ना, पोलराइजेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मैंने बॉडी को, मतलब अगर मान लें बॉडी को चार्ज लाना है तो इसका मतलब एक पार्ट में नेगेटिव आ जाएगा, एक पार्ट में पॉजिटिव आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि बॉडी का साइज भी कम ना हो और बॉडी चार्ज हो जाए, तो कैसे करेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो इसके लिए एक तरीका होता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब ग्राउंड कर देते हैं उसको, मतलब एक तरफ जो दूसरा दूर वाला साइड होता है, दूर वाला जो साइड होता है उस बॉडी का जिसको वो चार्ज करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। समझ पा रहे हैं ना, अर्थ से हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, तो एक चीज़ और बता देता हूँ उससे पहले, अगर मान लो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, देखो मान लो ये जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए थे न्यूट्रल बॉडी को, इसके एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और एक फेस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सपोज इसको मैं दूर लेके चले जाऊँ तो क्या होगा, अब दूर लेके चले जाओ तो ये जो बॉडी है ना जैसी पहले थी ना वैसे ही बन जाएगी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा तो फिर से ये न्यूट्रल बन जाएगी, फिर से ये कैसी बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी। समझ पा रहे हैं, न्यूट्रल बन जाएगी, समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं, जैसे यहाँ डायग्राम मैंने बना रखा है, तो इसमें देखो मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है, प्लस क्यू चार्ज की बॉडी जो है ना, इसको एक पहले ये जो बॉडी यहाँ पे दिख रही है, जो स्फीयर दिख रहा है, ये पहले न्यूट्रल था, कैसा था, न्यूट्रल। इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज कैसा था, जीरो बराबर था, तो इसलिए नेट चार्ज कितना था, जीरो था। लेकिन जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आया तो इसके एक तरफ क्या आ गया, देखो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरी तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है ना। अभी बॉडी पे नेट चार्ज अभी भी जीरो है, नेट चार्ज क्या अभी भी बॉडी पे जीरो। तो मैंने क्या किया, इसकी दूसरी वाली जो साइड है इसको अर्थ कर दिया। अब अर्थिंग से क्या हुआ, अर्थिंग से क्या हुआ, जो इसका देखो इधर साइड में जो पॉजिटिव चार्ज था ना, ये पॉजिटिव चार्ज, वो जब मैंने अर्थ कर, देखो अर्थ क्या, अर्थ एक तरह से बोल सकते हैं, अर्थ बहुत बड़ी है, एक तरह से वो चार्ज को एक्सेप्ट भी कर सकता है, चार्ज को लूज भी कर सकता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो बहुत ज़्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है और इससे इससे मतलब उसके मतलब थोड़ा अगर चार्ज दो और थोड़ा चार्ज उससे अगर निकाल दो तो उसमें कोई खास चीज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो होता क्या, जब मैंने इसकी अर्थिंग करी तो अर्थिंग करने से क्या होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को कैसा कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इस चार्ज को कैसा कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, समझ पा रहे हैं, इस चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है ना, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो समझ पा रहे हैं ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को हटा दिया, कनेक्शन को तोड़ दिया। कनेक्शन को तोड़ने के बाद ये दो कनेक्शन हटा दिया, अर्थिंग ने हटा दिया, यहाँ से अर्थिंग को हटा दिया। अर्थिंग को हटाने के बाद फिर इस बॉडी पे देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये तो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में था, मैं इस बॉडी को दूर लेके चला गया, इस बॉडी को दूर लेके चला गया, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम लोग किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज भी ला सकते हैं, सही है, नेगेटिव चार्ज भी हम लोग ला सकते हैं किसी बॉडी पे। देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक बॉडी ले ली हम लोगों ने, जैसे एक बॉडी सपोज दिस हैज नेगेटिव चार्ज, इसके पास ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी इसके पास रखी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। तो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने दूर से दूर भगाएगा, मतलब जो
जो बॉडी है ये ए, मान लो ये ए बॉडी जिसको हमें चार्ज करना है, इस ए बॉडी में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह बराबर है। जब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास रखोगे तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी ए के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दूर भागेंगे। दूर भागेंगे इसका मतलब इसके जो अपोजिट फेस है इधर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका जो पास वाला जो फेस है ना, ठीक है ना, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे ना, सही है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देना तो मैंने इस साइड को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अर्थ को चला जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अर्थ को चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अर्थ को चला जाएगा। समझ पा रहे ना। सपोज मान लो मैं क्या करूँ, अर्थ के मतलब इस बॉडी को अर्थ डिस्कनेक्ट ना करूँ और इस बॉडी को दूर लेके चले जाऊँ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मुझे पता है इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और टोटल फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। समझ पा रहे ना। तो हमें करना क्या है, हमें बॉडी को चार्ज करना है। इसका मतलब क्या है, मैंने अर्थिंग करी, अर्थिंग करने से इलेक्ट्रॉन अर्थ को चले गए, इलेक्ट्रॉन अर्थ को जाने के बाद मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब अर्थ को चले गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब अर्थ को चले गए, इसका तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जब गायब हो गए यहाँ से, इसका मतलब इस पर ओवरऑल ये क्या, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया, अर्थ को मैंने क्या करा, अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया, अर्थ को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद मतलब ये इस तरह का, मतलब ये अर्थ को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, एक तरह से अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके पास इधर साइड में क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है ना। अब नेगेटिव जो चार्ज है इसको भी दूर लेके चले जाओ, तो दूर जब लेके जाओगे बाद में हम लोग देख सकते हैं जो बॉडी है ना, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक तरह से इस बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने इस कंडक्टिंग बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए, ठीक है। तो ये बिना टचिंग से हम लोग मतलब बॉडी को टच भी नहीं कर रहे हैं और बॉडी पे चार्ज आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस मेथड को बोलोगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं। तो जो न्यूट्रल बॉडी होती है तो उसके दो अपोजिट, उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मतलब अरेंजमेंट होता है, जिससे क्या होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आऊँगा तो नेगेटिव तरफ, नेगेटिव के पास में रहेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव दूर दूर रहेगा, वो अर्थ को चला जाता है अर्थिंग करने से, और बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सही है ना, सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉडी को नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पूरा कर सकते हैं, ये पूरा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो मेथड है वो न्यूट्रल बॉडी के लिए वर्क नहीं करता, न्यूट्रल बॉडी के लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी के लिए वर्क ज़्यादा नहीं करता, बट थोड़ा सा इफेक्ट आता है। थोड़ा सा इफेक्ट आने का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा इफेक्ट आता है, थोड़ा सा इफेक्ट देखो कैसे आता है, समझते हैं। थोड़ा सा इफेक्ट, न्यूट्रल बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे उसमें पोलराइजेशन होता है, ये सब चीज़ें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग कैपेसिटर एक चैप्टर होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक बॉडी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और इसके पास मैंने एक बॉडी रखी, कैसी, इंसुलेटिंग बॉडी रखी, कैसा, इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटिंग बॉडी, ठीक है ना, इंसुलेटर रखा। अब जो इंसुलेटर रखा, मुझे पता है इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में देखो एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब एक इंसुलेटिंग बॉडी को, इंसुलेटर को एक चार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो मैं समझने का तरीका बता रहा हूँ अभी, बाद में इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे इसमें सब कुछ क्या पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। देखो मान लो जो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, बट इंसुलेटर में क्या होता है, ऐसे समझो कि इंसुलेटर में जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ है, बट इलेक्ट्रॉन का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो न्यूक्लियस पे रहता है, मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होता है, ऐसे मान लो। मतलब ऐसे समझो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे हैं, दोनों कैसे इकट्ठे हैं। अब मुझे पता है कि जब मैं इसको रखूँगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में, तो जो है ना पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में हो, तो ये पॉजिटिव रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन में, और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसकी तरफ पुल हो जाएगा, पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। मतलब किस तरह का इफेक्ट आएगा, इफेक्ट है ना, इफेक्ट देखो किस तरह का आएगा, ठीक है। इफेक्ट के बारे में अगर बात करें, ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि इधर क्या आ जाएगा, एक तरफ जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन अभी हो रहा है, ये फ्री नहीं है, मतलब एक बाउंड अभी भी है, लेकिन नेगेटिव एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे ना। मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव डीलोकलाइज हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह में एक तरह से यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज मूवेबल नहीं है,
ये नेगेटिव चार्ज मूवेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको अर्थ से कनेक्ट करके चार्ज कर, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब ये बाउंड चार्ज है, फ्री नहीं है, ठीक है ना। अगर ये चार्ज फ्री नहीं तो इसका मतलब क्या है ना, कि ये इसको अलग नहीं कर सकते, नेगेटिव चार्ज को भी अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें चार्ज इंड्यूस हुए एक सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पॉजिटिव चार्ज हल्का सा आता है, वेरी माइन्यूट अमाउंट में, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये जो चार्ज का इंजेक्शन हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ है दोनों पर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी पे इंडक्शन का इफेक्ट आता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं आता, और इस मेथड से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज, सॉरी इंसुलेटिंग बॉडी को, इंसुलेटिंग जो बॉडी है उसको चार्ज नहीं कर सकती। इंसुलेटर को इंडक्शन इफेक्ट से चार्ज नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा चार्ज का सेपरेशन होता है। अब चार्ज का सेपरेशन होता है, इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल मैंने लिया था थोड़ी देर पहले, जब हम लोग फ्रिक्शन से, कि मैंने कंघी जब करी, कंघी से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन, कंघी को मान लो चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब जब कंघी को हम लोग, जैसे मान लो ये पेज है, पेज ठीक है ना, कॉपी का पेज, और यहाँ पे ये हमारी कंघी है, ठीक है ना, ये हमारी कंघी है, ठीक है, ये कंघी। अब कंघी के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कंघी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब मैं इसको पेज के पास लेके जाता हूँ, हम पेज की थोड़ी मोटाई बनाए, तो पेज के पास लेके आता हूँ, तो इससे देखो क्या होता है, पेज के पास जब लेके इसको लेके जाओगे, तो इससे जो पेज है ना, इसमें पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन होने का मतलब ऊपर तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नीचे तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पास में है और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है, इसका मतलब अट्रैक्शन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, रिपल्सन का इफेक्ट कम होगा। ओवरऑल ये कैसा होता है, ओवरऑल कैसा हो जाता है, ये ओवरऑल इफेक्ट आता है वो कैसा हो, किसका इफेक्ट आता है, अट्रैक्शन का इफेक्ट आ जाता है। तो इसका मतलब जब मैं एक कंघी को पेज के पास लेके जाता हूँ तो पेज अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ये ग्लास की जो रॉड है या एक स्केल है, स्केल को हम लोग ये फर मतलब ये जो मतलब कपड़ा है उससे हम लोग ऐसे रब कर रहे हैं। रब करने के बाद इसको जो पेज के टुकड़े हैं, ये यहाँ पे देखो नीचे, ये जो पेज के टुकड़े हैं, पेज के टुकड़े पास लेके जाते हैं तो ये अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्शन मतलब पहले तो हमने फ्रिक्शन से चार्ज को ट्रांसफर करा, एंड देन यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट आ रहा है। इंसुलेटर पेज तो इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर में इंडक्शन का इफेक्ट आ रहा है, उस इंडक्शन के इफेक्ट की वजह से ये पेज इसको मतलब ये जो हमारी स्केल है उसकी तरह ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड हम लोगों ने देखे चार्जिंग मेथड, पहला चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, और चार्जिंग बाई टचिंग, एंड देन चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, मतलब चार्ज क्या होता है, ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज है तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब यहाँ तक तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे लगता है ये सब कुछ समझ आया होगा। एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे तो कहीं जहाँ कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हो, इसमें कोई डाउट रहता है तो उस पर हम लोग उसको मैं और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।